सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हम अपनी कक्षा में एक नया अध्याय फिर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हमें गोली से उड़ाया जाए। हमारा ये अध्याय बहुत ही रोचक है और इस अध्याय में स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात की गई है। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बहुत ही निर्भीक, उदार होते थे और उनका जो एक उद्देश्य होता था कि जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना और उसके लिए किसी भी हद तक चले जाना, यही उनका एक उद्देश्य रहा करता था और बड़ी निर्भीकता से अपना काम करते थे। आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत में अपनी इच्छा से एक स्वतंत्र जीवन जी सक रहे हैं, वरना उस समय की जो त्रासदी है वो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। आपके हिस्ट्री का भी एक हिस्सा इसी एक टॉपिक को लेकर रहता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी और उसमें भी सबसे श्रद्धायुक्त जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे भगत सिंह, उन्हीं के बारे में आज हम अपना अध्याय पढ़ रहे हैं। और ये बात उस समय की है जबकि असेंबली बम कांड के दौरान भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को पकड़ लिया गया था और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उस वक्त कुछ लोग जो उनके हितैषी थे वो ये चाहते थे कि उन्हें वो एक क्षमा पत्र लिखें गवर्नर को कि उन्हें अपनी गलती के लिए माफ़ कर दिया जाए और जीवन दान दे दिया जाए। ऐसी स्थिति जब हो रही थी तो पहले तो कोई समझा नहीं पा रहा था भगत सिंह को, उन तीनों को ही, कि वो ऐसा करें। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब एक एडवोकेट प्राणनाथ मेहता जी ने ये हिम्मत की तो उस वक्त तो भगत सिंह ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो पत्र उन्होंने लिखा था एक रोंगटे खड़े कर देने वाला, उसमें जो उनकी मनोवृत्ति, उनकी जो इच्छा शक्ति थी दृढ़, वो जो झलकती है और उसमें जो उन्होंने गवर्नर से मांगा, साधारण मनुष्य का इस तरीके से ये मांग लेना असंभव सा कार्य है। तो वही एक घटना इस पाठ में हमें बताई जा रही है जिसे हम पढ़ रहे हैं। आइए हम अपना अध्याय शुरू कर लेते हैं। भारत की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। जीवन की आहुति देना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जीवन का बलिदान कर देना या जीवन को नष्ट कर लेना। इसका हिसाब लगाना दुष्कर है। दुष्कर यानी कठिन है। इन नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते या याद करते ही हमारे मस्तक श्रद्धा से झुक जाते हैं। श्रद्धा से यानी आदर से। शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाले उनके कारनामे चलचित्र की भांति आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। रोंगटे खड़े करना यानी एक रोमांच की स्थिति हमारे शरीर में हो जाए या किसी चीज को सुनकर हम डर जाएं, दोनों ही भाव हो सकते हैं इसमें, तो उसे कहते हैं रोंगटे खड़े कर देना। और बाकी कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी स्पेशल जो आपको अंदर से कुछ चीज फील होती है, तब आपके शरीर का जो एक एक बाल खड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं रोंगटे खड़ा हो जाना। ठीक है, यानी उनके कारनामे, उनके जो कार्य थे वो ऐसे थे जो हमारे रोंगटे खड़े कर दें। चलचित्र की भांति आंखों के सामने दिखाई देने लगते थे। चलचित्र जिसे आप फिल्म कहते हैं या आज सिनेमा कहते हैं, हिंदी में उसे चलचित्र कहा जाता है। यानी आंखों के सामने ऐसे दृश्य जो चल रहे हों, इसलिए उसे चलचित्र कहा जाता था। इन्हीं नामों में एक नाम है भगत सिंह का। भगत सिंह जो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने देश के लिए मृत्यु को गले लगा लिया था। बहुत ही निर्भीक थे, बहुत बहादुर थे, किसी के सामने हार न मानना, सर नहीं झुकाना उनका एक
स्वभाव था कि अगर वो गलत नहीं है तो वो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और उनका एक ही उद्देश्य था जीवन का कि कैसे भी करके अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना। भगत सिंह का, जिन्होंने अपने दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के संग मिलकर अंग्रेजों के दिल को दहला देने वाले असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। दिल को दहला देना यानी कि मन को हिला देना, सामने वाले के जो इरादे हैं उनको हिला देना, ठीक है। और अंजाम देना यानी किसी कार्य को पूरा कर देना। इसके बाद तीनों बंदी बना लिए गए। एक विशेष अदालत का गठन कर उन तीनों पर मुकदमा चलाया गया। तीनों को मृत्युदंड सुनाया गया। सारा देश इस सजा से अवाक रह गया। अवाक रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। जब तीनों को बंदी बना लिया गया तो एक विशेष अदालत गठित की गई। विशेष अदालत उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे तो उनके लिए तो कोई भी अगर बात होती तो सबसे पहले अदालत का ही गठन किया जाता, जहाँ पर अंग्रेजों के ही तो जज होते थे और अंग्रेजों के ही वकील होते थे। चाह कर भी मतलब कोई अपने आप की सफाई को पेश नहीं कर पाता था, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता था। अंग्रेज लोग अपने हिसाब से ही उन पर दोष आरोप लगा देते थे और उस आरोप को सिद्ध करते थे। यही काम उन तीनों के साथ भी हुआ कि उनको देशद्रोही यानी देश से विद्रोह करने वाले बताकर और उनका दोष साबित किया गया और साथ ही उन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों की दृष्टि से भगत सिंह व उनके दोनों साथी देशद्रोही करार दिए गए। करार देना यानी मान लेना। भगत सिंह व उसके साथियों में कानून विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। इन विशेषज्ञों की राय थी कि किसी प्रकार भगत सिंह व उसके साथी पंजाब गवर्नर से क्षमादान की अपील करें, पर आज़ादी के दीवाने उन बहादुरों को इस प्रकार की अपील करने के लिए मना लेना सरल नहीं था। भगत सिंह और उसके साथी थे, यानी जो पूरा क्रांतिकारी दल था या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे में बहुत से कानून विशेषज्ञ थे, यानी जो कानून को जानते थे, या जो वकील थे। वो लोग एक बार के लिए ये चाहते थे कि किसी तरह उनको ये फांसी की सज़ा ना हो, इसलिए वो ये चाहते थे कि ये तीनों साथी मिलकर एक बार पंजाब गवर्नर से माफ़ीनामा लिख दे। माफ़ीनामा यानी क्षमा पत्र लिखे, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे क्षमादान की अपील करे ना प्रार्थना करें। पर आज़ादी के दीवाने, मतलब जिन्हें आज़ादी चाहिए थी, जो कि झुकना नहीं जानते थे, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहते थे, उनको इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए मनाना बहुत कठिन कार्य था। अंत में यह तय हुआ कि एडवोकेट प्राणनाथ मेहता इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने लाहौर स्थित सेंट्रल जेल जाएं। ऐसा इसलिए कि भगत सिंह उनकी बात माना करते थे। प्राणनाथ मेहता एडवोकेट थे यानी वकील थे और भगत सिंह उनको बहुत आदर सम्मान देते थे तथा उनकी बातें मानते थे। अतः सबने मिलकर ये निर्णय किया कि वही भगत सिंह के पास जाकर उन्हें क्षमादान के लिए मना लेवें। 14 मार्च सन 1931 को प्राणनाथ मेहता भगत सिंह से मिलने सेंट्रल जेल लाहौर पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई। अंत में प्राणनाथ ने घुमा फिरा कर क्षमादान हेतु प्रार्थना पत्र देने की बात कही। प्राणनाथ ने भगत सिंह और उसके साथियों को विश्वास दिलाया कि वे प्रार्थना पत्र की भाषा इस प्रकार लिख देंगे ताकि उनसे उन लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को तनिक भी ठेस न पहुंचे। जब प्राणनाथ मेहता लाहौर जेल पहुंचे, सेंट्रल जेल, तो पहले तो भगत सिंह से मिलकर इधर उधर की बात करके फिर अंत में अपने मुद्दे की बात पर आए और उन्होंने मनाने की कोशिश की कि वो क्षमादान के लिए एक पत्र लिख दें। उन्होंने एक ऑफर ये भी दिया कि पत्र वो लिख देंगे और वो भाषा इस तरीके की लिखेंगे प्रार्थना पत्र में कि उन तीनों के मान सम्मान को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। इस प्रस्ताव को सुनना था कि भगत सिंह के दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु के चेहरे तमतमा गए। चेहरे का तमतमाना मुहावरा है जिसे जो बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है, और उस वक्त जो हमारे चेहरे की भाव भंगिमाएं होती है उसको हम कहते हैं चेहरे का तमतमा जाना। उन्होंने
प्रस्ताव को साफ तौर से ठुकरा दिया। ठुकरा दिया यानी ये भी मुहावरा है। ठुकरा देना यानी कि किसी चीज के लिए मना कर देना, उस बात को नहीं मानना। इसके विपरीत आश्चर्यजनक रूप से भगत सिंह ने इस प्रस्ताव को मान लिया। यानी कि दोनों साथियों ने तो इस प्रस्ताव को ठुकराया, अस्वीकार कर दिया, किंतु भगत सिंह ने मान लिया। ये एक आश्चर्यजनक बात थी। भगत सिंह जैसा व्यक्ति इस प्रस्ताव को कैसे मान सकता है? भगत सिंह ने प्राणनाथ से कहा, ठीक है, आप प्रार्थना पत्र तैयार करके ले आइए। ये बात सुनते ही प्राणनाथ बहुत खुश हुए और वे खुशी खुशी लौटे और कानून विशारदों के साथ रात भर जीवन दान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते रहे। ठीक है, कानून विशारद जो कानून को जानने वाला हो, और प्रारूप यानी पत्र की रूपरेखा। दूसरे दिन 20 मार्च सन 1931 को प्राणनाथ फिर जेल पहुंचे। वहां पहुंचकर वे भगत सिंह से मिले और उन्हें प्रार्थना पत्र दिखाने लगे। इस पर भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज भी दिया गवर्नर साहब को आपका प्रार्थना पत्र। और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पर रख दिया। यानी कि जब भी पूरी रात जागकर प्राणनाथ मेहता ने कानून के जानकारों के साथ बैठकर एक क्षमादान पत्र लिखा, और दूसरे दिन जब वह भगत सिंह को वो पत्र दिखाने पहुंचे हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये पत्र लिखा है, तो भगत सिंह हंसते हुए बोलते हैं कि आप लिख कर लाए हो वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तो खुद लिख कर पत्र को पहुंचा दिया। और जो एक कॉपी उनके पास और रखी थी वो उन्होंने प्राणनाथ मेहता के हाथ में रख दी। वही एक पत्र है जिसे मैं आप हमारे सामने इस अध्याय में रखा गया है। देखिए इस पत्र में क्या लिखा था। आदरणीय महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत स्थापित की थी, जिसने अक्टूबर सन 1930 को हमें मृत्युदंड सुनाया था। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। अदालत के निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती है। प्रथम यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम राजकीय युद्धबंदी हैं। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। भगत सिंह ने जो पत्र लिखा था उसकी एक एक लाइन अपने आप में एक विशेष अर्थ देती हुई सी थी। उनका जो पत्र था उसमें उन्होंने शुरुआत में ही यह बात लिखी कि हमें अभियुक्त बनाया गया, यानी हमको गुनहगार बताया गया है और हम पर आरोप लगाया, यानी हम पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने इस जो उनके ऊपर आरोप में लाइन लिखी गई थी उसको अपने पत्र में शामिल किया कि हम पर ये युद्ध अभियोग लगाया है कि हमने युद्ध किया। ठीक है, यहाँ पर सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊपर, सबसे बड़ा। ठीक है, जारी करना, विशेष अध्यादेश जारी किया यानी एक विशेष कानून बनाया गया है। ठीक है, षड्यंत्र यानी कि छल कपट, किसी के विरुद्ध कोई योजना बनाना। अभियोग यानी दोष लगाना, आरोप यानी दोष। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को हद से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। तथापि का अर्थ है फिर भी। आशय का मतलब अब पैराग्राफ में जो है वो भगत सिंह ने कहा कि जो लाइन उन्होंने एक टारगेट की कि हमने जॉर्ज पंचम के खिलाफ में युद्ध किया, तो उन्होंने उसके दो अर्थ निकाल कर बताए उस सर्वोच्च अधिकारी को कि दो बातें निश्चित हो गई कि एक तो अंग्रेज जाति के बीच में और भारतीय जनता के बीच में कोई युद्ध चल रहा है और हमने युद्ध किया, इसका मतलब हम उस युद्ध का हिस्सा हैं। ठीक है, और हमने उस युद्ध में भाग लिया है और आपने हमें उस युद्ध के तहत बंदी बनाया, अर्थात
हम कोई भी अभियुक्त नहीं है, हम युद्धबंदी हैं। युद्धबंदी यानी जो युद्ध में बंदी बना लिए गए हों वो सैनिक, ठीक है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जो भी दोष हम पर लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये सब करके आपने हमें सम्मान दिया है। प्रथम व्याख्या पर हम जरा विस्तार के साथ प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई नहीं है और हम नहीं जानते कि युद्ध छेड़ने से अदालत का आशय क्या है, परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। इसी के साथ हम इसे ठीक अर्थों में समझना चाहते हैं। भगत सिंह जी ने आगे बोला कि जो प्रथम व्याख्या है यानी पहला जो एक है कि युद्ध किया हमने, हम उस पर जरा विस्तार से यानी जरा बड़े रूप में प्रकाश डालना चाहते हैं, ठीक है। और कि यहाँ हमारे बीच में कोई लड़ाई छिड़ी हुई है। भगत सिंह कह रहे हैं कि पहली बात, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा हमें कहीं नहीं नजर आता कि किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई हम लोगों के बीच में है। और युद्ध छेड़ने से अदालत का आशय क्या है, यानी अदालत का क्या मतलब है, आशय यानी मतलब कि अदालत का क्या आशय है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन जो भी व्याख्या है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ठीक अर्थों में हम इसे अब आपको समझाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हो, वह अंग्रेज शासक हो या सर्वथा भारतीय ही हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा भी निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भगत सिंह ये कहना चाहते थे कि जो युद्ध चल रहा है उसकी स्थिति ये है कि वह युद्ध तब तक चलेगा कि जब तक कि सारे शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार यानी भारतीय जनता की जो आय है, श्रमिकों की जो आय, उस पर भी शक्तिशाली व्यक्ति अपना अधिकार, एकाधिकार यानी अपना ही अधिकार जमा कर रखे हैं। चाहे ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे अंग्रेज पूंजीपति हो, अंग्रेजी शासक हो या सर्वथा शुद्ध भारतीय हो, यानी कि अगर अंग्रेजी शासक और पूंजीपति या धनिक व्यक्ति ना होकर अगर भारतीय भी हैं और वो ऐसे करते हैं कि जो निर्धन व्यक्तियों की आय पर अपना अधिकार जमाते हैं, तब भी ये लड़ाई तो जारी ही रहेगी, क्योंकि ये तीनों ही वर्ग मिलकर आपस में मिलकर भारत की जनता को लूट रहे हैं। इसलिए भगत सिंह कह रहे हैं कि जब तक निर्धनों का खून चूसा जाएगा तब तक इस स्थिति में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इस स्थिति में अंतर नहीं आना मतलब कि ये लड़ाई चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। इस बात की हमें चिंता नहीं कि एक बार फिर युवकों को धोखा दिया गया है, और इस बात का भी भय नहीं कि हमारे राजनीतिक नेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में इस निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं। भगत सिंह अपने पत्र में अंग्रेजी शासकों को, अंग्रेजी पूंजीपतियों, धनिकों को ही दोष नहीं दे रहे हैं। कुछ हमारे भारत के गुलाम होने में हमारे कुछ भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान था कि वे सिर्फ अपने स्वार्थों के बारे में सोचते थे, और उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग पूंजीपति और जमींदारों का था, और जो राजनेता थे उनका भी था। तो उनके बारे में भगत सिंह कह रहे हैं कि एक बार फिर हम युवकों को छला गया है, धोखा दिया गया है, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई भय नहीं है, यानी डर नहीं है। हमारे राजनेता पथभ्रष्ट हो गए, यानी पथभ्रष्ट यानी जो अपने रास्ते से हट चुका है, भटक चुका है, ठीक है? जो रास्ते से, उद्देश्य से भटके हुए हैं, वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित, वो हर समय एक समझौते का ढोंग करते हैं और उसमें निरपराध, बेघर और निराश्रित यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनका अपना कोई अपराध नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, जिनका कोई घर नहीं, ऐसे बलिदानियों को वो भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। यानी उस समय क्रांतिकारी बनना देशद्रोही होने के बराबर ही था।
और ऐसे निराश्रितों और निरपराधों को क्रांतिकारी माना जाता था। हमारे राजनीतिक नेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और ऐसे जो हमारे भारतीय राजनेता थे वो ऐसे लोगों को अपना शत्रु मानकर बैठते थे, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा करते थे। हमारे जो राजनेता थे वो हिंसा के खिलाफ थे और जो व्यक्ति क्रांति करते थे उन्हें वे अपना शत्रु मानते इसीलिए थे क्योंकि उनके लिए हिंसा सबसे बड़ी बात है। उनका मानना ये था कि कोई कुछ भी करे हमें अहिंसा का हाथ थाम कर रखना चाहिए। ये भगत सिंह जैसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने बलि वेदियों पर अपने पतियों को भेंट किया। उन्होंने अपने आप को भी न्योछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और दल की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। भगत सिंह ने एक ही बात को बार बार दोहराया कि जो युद्ध का आपने आरोप लगाया है वो युद्ध तो हर समय चलता रहेगा, चाहे वो रहे चाहे वो नहीं रहे। उन्होंने बलिदानियों के बलिदान को भी याद यहाँ पर किया है। हो सकता है कि यह युद्ध भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करे। कभी यह युद्ध प्रकट रूप ले ले, कभी गुप्त दशा में चलता रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे और कभी यह युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन और मरण की बाजी लगा दी जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। जीवन और मरण की बाजी लगाना यानी मरने के लिए तैयार हो जाना, मुहावरा है ये भी। ठीक है। भगत सिंह कहते हैं कि जो युद्ध चल रहा है वो चलता रहेगा। हो सकता है इस युद्ध की परिस्थितियां और रूप बदल जाए, कभी ये किसानों के स्तर पर जारी होगा, कभी यह गुप्त रूप से चलेगा, कभी प्रकट रूप से। और ऐसा हुआ भी था। ये जो स्वतंत्रता संग्राम है छुप छुप कर भी चलता रहा और कभी प्रकट रूप में बहुत भयानक रूप भी इसने लिया। आगे भगत सिंह लिखते हैं, यह आपकी इच्छा है कि आप जिस परिस्थिति को चाहे चुन ले, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि युद्ध भयंकर स्वरूप धारण कर ले। यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। भगत सिंह ने अपने पत्र में सरकार को यह आगाह कर दिया था कि यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त होकर एक नए युग की शुरुआत नहीं हो जाती। सूत्रपात यानी शुरुआत, वर्तमान आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जो समय चल रहा है। आगे वे लिखते हैं, निकट भविष्य में यह युद्ध अंतिम रूप में लड़ा जाएगा और वह निर्णायक युद्ध होगा। यह वह युद्ध है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। हम इसके लिए अपने आप पर गर्व करते हैं। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय के लिए मानी जाएगी जिसे यतेंद्र दास और भगवती दास के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर दिया है। उनके बलिदान महान हैं। भगत सिंह आगे यह भी सरकार को लिखते हैं कि आगे जो युद्ध होगा वह निर्णायक युद्ध होगा और वह अंतिम रूप से लड़ा भी जाएगा। और हम बहुत खुश हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उस युद्ध में हमने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या छुप कर नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और हमारा इतिहास में नाम रोशन होगा और हमारी सेवाएं यतेंद्र दास और भगवती दास के बराबर मानी जाएगी, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया था। जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम पूरा जोर देकर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय लिया है। आप ऐसा करेंगे ही, आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत अपना रहे हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस व्यक्तित्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते हैं। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार की ही एक अदालत के निर्णय के अनुसार हम पर युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्ध बंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए।
हमें फांसी के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार की एक अदालत ने भेजा है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दी जाए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अंत के पैराग्राफ में भगत सिंह ने सरकार से एक ही अपील की है कि आपकी एक अदालत ने हमें फांसी का हुक्म सुनाया गया है और आप हमें फांसी देंगे भी, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय भी नहीं है, कोई शंका भी नहीं है। लेकिन क्योंकि भगत सिंह ने एक मुहावरे का उपयोग और किया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसके पास शक्ति होती है विजय उसी की होती है, नियम कानून भी उसी के ही चलते हैं। इस मुहावरे का उपयोग करके भगत सिंह ने बताया है कि आप ही की सरकार है, आप ही के द्वारा अभियोग लगाया गया है, आप ही के द्वारा सिद्ध किया गया है, तो निश्चित है कि आपने जो सजा दी है आप उसे पूरा भी करेंगे। लेकिन हमने कभी भी इसके लिए प्रार्थना नहीं की कि हमें माफ़ किया जाए या हम इससे ताल्लुक़ नहीं रखते। लेकिन जो आपकी अदालत ने एक वक्तव्य, वक्तव्य किसे कहते हैं, भाषण या अपनी कही हुई बात को, कि जो कही हुई बात है कि हमने युद्ध में भाग लिया है। बार बार भगत सिंह ने इसी को सरकार को बताया है कि हमने युद्ध में भाग लिया, ये आप लोगों ने बोला है तो हम युद्ध बंदी हैं। और युद्ध का नियम ये होता है कि युद्ध में बंदी बनाए हुए बंदियों को तुरंत गोली से उड़ा दिया जाए। तो भगत सिंह बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं कि हम तीनों युद्ध बंदी हैं, तो आप अपनी सेना को आदेश दें और हम तीनों को गोली से उड़ा दिया जाए, हमारे साथ युद्ध में बंदी लोगों जैसा व्यवहार करें। उनके इस एक व्यक्तित्व से ये झलकता है कि उन्हें मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं था, उन्हें अपने किए पे पछतावा नहीं था, वो अपने किए हुए कार्य पे शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि वो अपने आप पर गौरवान्वित होते थे कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया और देश के ऊपर वो उनका जीवन कुर्बान कर रहे हैं। भवदीय यानी प्रार्थना करने वाला, और तीनों के नाम लिखे गए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मूल्य देकर चुकाई है, उसके पीछे बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत त्रासदी झेली है, बहुत दुख झेला है हमारे पूर्वजों ने। तो हम उनसे कुछ सीखते रहें और हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हमेशा हम सजग रहें। हमारे सबके जीवन में हमारी मातृभूमि सर्वोच्च होनी चाहिए। मातृभूमि के बाद हमारा अपना जीवन, हमारा अपना परिवार होना चाहिए। यही हमारा अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी हमारे टेस्ट आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारियां अच्छे से कर ली होगी। एक बार फिर आपसे कहूँगी कि चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सिर्फ बाहर के प्रश्न उत्तर के भरोसे आप ना बैठें। हर विषय में इंटरनल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हर विषय में हर एक पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। पाठ के अंदर से प्रश्न बनेंगे तो आप पाठ को समझ कर पढ़ें। और हिंदी है, हिंदी में तो कहानियाँ हैं, बीच बीच में से अगर आ भी जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम इनके उत्तर दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।